नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अंकिता हत्याकांड के ऑडियो क्लिप मामले में उर्मिला सनावर एसआईटी के सामने पेश, भाजपा नेताओं पर लगाए आरोप। तेरह साल जेल में बिताने के बाद हत्या का दोषी नाबालिग घोषित, हाईकोर्ट ने दिया तत्काल रिहाई का आदेश। इक्कीस फरवरी से 20 मार्च तक होगी उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा, 2 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल। उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा, आसान वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, अंकिता भंडारी मामले से जुड़े 2 मुकदमे दर्ज, हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी जानकारी। देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार, मैदान में छाया रहेगा कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब रुख करेंगे खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम उजागर करने के आरोपी भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ झबरेड़ा में आपको बता दें, झबरेड़ा में दर्ज 2 मुकदमों पर सुनवाई की। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने थाना झबरेड़ा में दर्ज 2 मुकदमों में फौरी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही मुकदमा दर्ज करने वालों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। कल हुई सुनवाई के दौरान विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ देहरादून में दर्ज अन्य 2 मुकदमों की गिरफ्तारी पर राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक व उर्मिला सनावर पर हरिद्वार के झबरेड़ा, बहादुराबाद व देहरादून के नेहरू कॉलोनी सहित डालवाला में ये कहकर मुकदमा दर्ज कराया गया था कि उनके द्वारा दुष्यंत गौतम की छवि खराब करने के लिए फेसबुक सहित सोशल मीडिया में वीडियो व ऑडियो वायरल किया जा रहा है, जिस वजह से उनकी छवि धूमिल हो रही है। दर्ज मुकदमे में पाया गया है। दर्ज मुकदमे में कहा गया कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसे कि कल 2 याचिकाओं में तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जस्टिस आशीष नैथानी जी द्वारा अरेस्ट ऑफ स्टे जो है सुरेश राठौर को ग्रांट कर दिया गया था। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में 4 एफआईआर दर्ज हुई, 2 हरिद्वार में, 2 देहरादून में। 2 में तो जो है माननीय न्यायालय ने कल ही अरेस्ट ऑफ स्टे जो है ग्रांट कर दिया गया था। आज जो थाना झबरेड़ा में एफआईआर संख्या 356 थी, उसमें आज जो है माननीय न्यायालय ने अरेस्ट ऑफ स्टे ग्रांट कर दिया है, कल के ऑर्डर्स को मद्देनजर रखते हुए। एलिगेशन ये थे कि जो सुरेश राठौर है और उर्मिला सनावर हैं, इन्होंने मिलीभगत करके दुष्यंत कुमार गौतम जो कि भाजपा के हैं, महामंत्री हैं, उनके जो है खिलाफ वीडियो और ऑडियो वायरल किए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा खटीमा के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने पर एक भव्य स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सतीश चंद्र भट्ट को बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष, किसान नेता मनोज शाही को किसान मोर्चा का कुमाऊं मंडल सह संयोजक एवं रामू भारती को अनुसूचित जाति का प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने टोल टैक्स से रामलीला ग्राउंड तक ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकालकर व आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया। वहीं रामलीला मैदान में भी भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी के ऐतिहासिक कार्यों और निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का निरंतर विकास हो रहा है। प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले ये देश जो है कल्चर, यहाँ से जो इसका कल्चर एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर से ही भारत जो है कृषि प्रधान देश है और किसानों की मुद्दाओं को आगे उठाना और अपने सरकार तक पहुंचाना, जो काम नहीं हुए हैं उसको पूरा करना। जैसे अभी तो धान के पेमेंट हो गए हैं और कई चीज़ें हो गई हैं, गन्ने का भी पेमेंट आ रहा है। भविष्य में कोई भी किसानों की कोई समस्याएँ आती हैं, जो भी आती है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और सरकार तक पहुँचाना और उस काम को कराना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनने मुझे इस लायक समझा। और देखिए 2027 की जहाँ तक बात रह गई, हम पूरे खटीमा वासी चाहते हैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा से ही इस प्रदेश का नेतृत्व करें। तो हम सबकी एक ही आवाज़ है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी को 2027 में खटीमा वापस लाना है।
शहर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए नगर निगम प्रशासन ने खुले में कूड़ा और पत्तियां जलाने के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि खुले में कूड़ा या पत्तियां जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है और ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी करने पर नगर निगम के कुछ सफाई कर्मियों और दुकानदारों पर भी चालान की कार्रवाई की गई है। देखिए, खुले में कूड़ा पत्तियां ये सब जलाने पे जो है पूर्णतः पाबंदी है। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जो है विधि के अनुसार जो है कार्रवाई की जाती है, जिसमें हमारे कई सफाई कर्मियों पे भी चालान किए हैं, दुकानदारों पे भी चालान किए हैं और वेलम गर्ल्स स्कूल पे भी पिछले दिनों 10,000 रुपए की शास्ति आरोपित की गई है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सानिध्य में विभिन्न दलों के लोगों द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अनुमति मिलने के बाद भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान को प्रारंभ कर दिया गया और वहीं कई लोग संगठन में शामिल होने के लिए काफी समय से उत्सुक भी थे। भट्ट ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों के लोगों को सदस्यता प्रदान की गई है और आज से जिला स्तर पर सदस्यता अभियान भी प्रारंभ हो चुका है। इसी के साथ भट्ट द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सदस्यता अभियान को जारी रखने की घोषणा भी की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को फिर खोल दिया है। पिछले दिनों से हम पे बहुत दबाव था, पार्टी में आने के लिए बहुत लोग उत्सुक थे, लेकिन क्योंकि अनुमति के बाद इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अनुमति मिली है। और मैं आपको बताते हुए खुशी है कि आज हमारे दल से पौड़ी जिले के 3 प्रमुख, पौड़ी के खास पौड़ी जो ब्लॉक है उसकी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती स्मिता नेगी जी ब्लॉक प्रमुख, श्रीमती अर्चना तोपवाल जी जो हमारी ज्येष्ठ प्रमुख है वहाँ की, और नीरज असवाल जो कनिष्ठ प्रमुख है, तीनों ने और उनके साथ 6 बीटीसी में उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ली है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर की गई हालिया प्रेस वार्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोदयाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तैयारी के साथ पत्रकार वार्ता में आए थे, लेकिन इसके बावजूद कई अहम सवाल आज भी अनउत्तरित हैं। उन्होंने कहा कि जो सवाल कांग्रेस ने कल उठाए थे वे आज भी उतने ही जायज हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आज सरकार की ओर से मंत्री नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स अंकिता मामले में सफाई दे रहे हैं, जबकि जनता के सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि अंकिता भंडारी का शव नहर से बरामद होने के बाद रिसोर्ट पर किसके आदेश पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में 90 से अधिक लोग एसआईटी के गवाह बने, लेकिन कितनों ने वास्तव में गवाही दी, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। गणेश गोदयाल ने मांग की कि इस पूरे मामले की रिटायर्ड जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आए और दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। मंत्री जी के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक पत्रकार साथी के प्रश्न के जवाब में जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी असहज हैं। और मुख्यमंत्री जी असहज इसलिए हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले दिन से उनके द्वारा इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाए जाने का काम किया जा रहा है। इसलिए उनका जो प्रश्न देने का, जो उत्तर देने का जो तरीका था, वो बिल्कुल ही असहज था। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रुड़की से है, जहां ऊर्जा निगम ने बिजली चोरों के खिलाफ ऊर्जा निगम ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। विजिलेंस, पीएसी और ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने एक साथ 5 गांवों में छापेमारी कर 160 से अधिक बिजली चोर के मामले पकड़ते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। क्षेत्र के बेलड़ा, घोड़ेवाला, भोरीडेरा, मरगूपुर, आपको बता दें मरगूपुर व बड़ेड़ी गांव में आज हुई अचानक छापेमारी से अफरा तफरी मची रही। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता अनिल मिश्र ने दावा किया कि बिजली चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए अभियान लगातार जारी रहेगा, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। ऐसा है कि
आज हमारे मुख्यालय स्तर से विजिलेंस की टीम आई थी, जिसमें शासी बनता हमारे विजिलेंस श्री अरुण कुमार साहब के नेतृत्व में हमारे हेडक्वार्टर से पूरी टीम आई, जिसमें इंस्पेक्टर विजिलेंस भी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जिला स्तर से पुलिस प्रशासन हमें बहुत सहायता प्राप्त हुई। 2 पीएससी की टीम, महिला बल और पुलिस बल भी मिले। उनके साथ हमने अपनी एक टीम बनाई लोकल स्तर पे, जिसमें कि मेरे वितरण खंड के नगरीय के 3 उपखंड अधिकारी, इसके अश्विनी कुमार, आकाश, अनीता सैनी तथा उपखंड अधिकारी लंढोरा गुलशन बुलारी, उपखंड अधिकारी पुहाना अंजी उराड़ा, और उनके साथ सभी और अभियंताओं की अलग अलग एक टीम 7 टीमें बनाई गई। आज लक्सर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने जिलाध्यक्ष बालेश्वर सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आर्य समाज मंदिर से लेकर मुख्य बाजार से होते हुए शुगर मिल गेट तक पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में असक्षम है। अंकिता भंडारी प्रकरण में कांग्रेस निष्पक्ष जांच की मांग कर रही। कांग्रेस पार्टी जगह जगह पदयात्रा कर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रही। कांग्रेस सीबीआई से मामले की जांच की मांग करती है, जबकि बीजेपी जांच को करवाने से कतरा रही है। हरीश रावत ने कहा कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस लगातार आंदोलन करती रहेगी। लोग नेता को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और वीआईपी किसको कहा जाता है? नेता को कहा जाता है। और यहाँ अंकिता के प्रकरण में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, दिन के उजाले की तरीके से साफ हो गई है कि अंकिता को किसी ऐसे वीआईपी, कौन था नाम तो अब सामने आए हैं। सम्मानित साथियों, आज अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए गणेश गोदयाल जी के आह्वान पर और बहुत ही सम्मानित हरीश रावत के नेतृत्व में लक्सर में एक पैदल मार्च निकाला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है उसमें सीबीआई जांच कराने और जो जिनका नाम गट्टू मट्टू का जो नाम आ रहा है उनको उजागर करने के उद्देश्य से ये आज हरीश रावत जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। खबर विकास नगर से, जहां आगामी 10 जनवरी से डाक पत्थर में क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें, ललकार द चैलेंज नाम से आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में एक पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि इस टूर्नामेंट का मकसद युवाओं को खेलकूद के लिए प्रेरित करना और नशे के खिलाफ जागरूक करना है। बताया गया कि पिछले 10 वर्षों से आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट में इस बार ये टूर्नामेंट करीब 22 दिनों तक चलेगा, जिसमें उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि प्रदेशों से टीमें प्रतिभाग करेंगे। विगत 10 वर्षों से ये ललकार द चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कमेटी द्वारा कराया जा रहा है। इस बार थोड़ा भव्य रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है और एक अच्छे प्राइज रखे गए हैं कमेटी द्वारा। और हम सभी का ये विश्वास है कि अन्य प्रदेशों से, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, हरियाणा, अन्य राज्यों से इस क्रिकेट टूर्नामेंट को खेलने के लिए खिलाड़ी आते हैं और इस क्षेत्र को एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलता है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी तरह का टूर्नामेंट कराते रहें, ताकि जो युवा जो नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कॉलोनी वासियों का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। आपको बता दें, सॉलियर चेक पोस्ट के पास स्थित MS विहार कॉलोनी के लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही नारेबाजी करते हुए मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल कॉलोनी वासियों का आरोप है कि NHAI द्वारा उनकी कॉलोनी के ठीक सामने सड़क पर मिट्टी डालकर उसे करीब 6 फुट ऊंचा कर दिया गया है। इतना ही नहीं, निर्माणाधीन पुलिया को भी नाले के लेवल से लगभग 1 मीटर ऊंचा बना दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह सड़क और पुलिया का निर्माण किया गया तो आने वाली बरसात के मौसम में पूरा बारिश का पानी कॉलोनी में भर जाएगा, जिससे दर्जनों परिवारों के घर जलमग्न हो सकते हैं। भारी नुकसान की आशंका है। स्थानीय निवासी राहुल बंसल का कहना है कि अगर सड़क और पुलिया को नीचे नहीं किया गया
तो बारिश में पूरा पानी हमारे घरों और दुकानों में भर जाएगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक NHAI सड़क और पुलिया को सही लेवल पर नहीं बनाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वजह नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट बनता है, एक पहले इसका डीपीआर होता है, भौगोलिक स्थितियाँ देखी जाती है, उस हिसाब से हमारा जो ये नक्शा है, ड्राइंग है इसका, वो NHAI के द्वारा स्वीकृत है। इन्होंने अपनी शिकायत हमें दी है, हमने इनकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित की है। उच्च अधिकारी हमारे आए भी थे, इनके सामने देख के भी गए हैं, और वो जितना संभव हो सकता है वो करेंगे। इलियास और मैं MS कॉलोनी, जो ये MS विहार है, यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे मेरा आवास है। असल में क्या है, जो NH वालों की इतनी बड़ी लापरवाही है कि इनकी वजह से हर जगह आज की डेट में पानी की समस्या बनी हुई है। होता क्या है कि जिस टाइम पे NH का कार्य होता है, ये नहीं देखते कि भाई पानी की निकासी कहाँ से होगी, कैसे होगी। ये MS विहार कॉलोनी के व्यापार करते हैं, यहीं पे हम रहते हैं। ये NHAI वालों ने यहाँ रोड से 2 मीटर ऊपर उठा के पाइप लगा दिया है, जिससे समस्त व्यापारियों को, हमारे भाई जो यहाँ रहते हैं, सबको बहुत ज़्यादा नुकसान है। और इससे आने वाले समय में जब बरसातें होंगी, यहाँ एक्सीडेंट हुआ करेंगे, पानी इतना भरेगा कि सबका जो माल है, जो घर बनाए हुए हैं सबको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उस नुकसान की रोकथाम के लिए हम जन आंदोलन करेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन हम इस पाइप को 2 मीटर नीचे कराना पड़ेगा। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां कौशल विकास एवं सेवा योजन मंत्री सौरभ बगुड़ा की उपस्थिति में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI निरंजनपुर से राज्य के 13 ITI संस्थानों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रशिक्षण हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल व टाटा एस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये पहल इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ हुए MOU के तहत राज्य के युवाओं को रोजगारमुखी और अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके अंतर्गत मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल सहित 8 दीर्घावधि और 23 लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। नाबार्ड के सहयोग से चयनित ITI संस्थानों में आधुनिक कार्यशालाओं का निर्माण अंतिम चरण में है। प्रथम चरण में 7 संस्थानों में निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है और उपकरणों की स्थापना प्रक्रिया जारी है। टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा प्रारंभिक वर्षों में प्रशिक्षकों की व्यवस्था भी की जाएगी। अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक उन्होंने समझा। और 27 के चुनाव निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। आप देखें तो विपक्ष के पास कुछ सरकार के खिलाफ के मुद्दे नहीं है। धार्मिक मुद्दे तो दुनिया भर के रोज नया मुद्दा पैदा कर देते हैं, वो कोई विषय नहीं है, वो बहुत बड़ा विषय भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस मुद्दे पे वो राजनीति करना चाह रहे हैं, वो बहुत लंबे समय तक इस राजनीति को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कल आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे मुख्य सेवक, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सब की राजनीति एक झटके में खत्म कर दी। दोबारा कहना चाहूंगा कि जब भाजपा पद देती है तो उससे पहले ही उसको जिम्मेदारी के रूप में बता देती है कि आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी। अब जैसे 2027 में चुनाव आने वाला है, 2026 आ चुका है, 2027 कब आ जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। और युवा मोर्चा की बहुत ही अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी को रहती है। और निश्चित मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि युवा मोर्चा बहुत अधिक से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को जितवाएगी और निश्चित रूप से हमारी 2027 में पार्टी जीतकर आएगी। वाला से है, जहां जोलीग्रांट क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नव नियुक्त ऋषिकेश जिलाध्यक्ष शिवम टुटेजा और प्रदेश सह कोषाध्यक्ष के स्वागत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने शिवम टुटेजा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में युवा मोर्चा क्षेत्र में संगठनात्मक गतिविधियों को नई दिशा देगा। वहीं शिवम टुटेजा ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए संगठन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। अभियान जब चलता है तो मेन जो उसका फोकस था कि जो इस तरह के बड़े
रानी पोखरी से क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे भाई मोहन थापा जी से अनुरोध है मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अभिनंदन है आपका। अगली खबर रुड़की से है, जहां रानी लक्ष्मीबाई पार्क के पास गांधी वाटिका के सामने गंग नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही सिविल लाइन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गोताखोरों और जलबीर मोनू की मदद से शव को गंग नहर से बाहर निकलवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। प्राथमिक जांच में मृतक के चेहरे और शरीर पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका और भी गहरा गई। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की पहचान करने की अपील की है। शव मिलने की खबर में फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी आसफ नगर झाल गंग नहर क्षेत्र में कई शव मिल चुके हैं। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अभियान जब चलता है तो मेन जो उसका फोकस था कि जो इस तरह के बड़े तस्कर हैं जो ऑर्गेनाइज रूप से क्राइम कर रहे हैं, खासकर उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों से आके यहाँ पर ड्रग्स बेच रहे हैं। इस अभियान के तहत सभी मेन अपराधी जो इसमें मुख्य रूप से जो एक रैकेट के रूप में, एक ऑर्गेनाइज संगठन के रूप में जो काम कर रहे थे इस तरह के ड्रग्स माफिया, उन पर काफ़ी सारी कार्रवाई एसटीएफ के द्वारा, एएनटीएफ जो है और जिला पुलिस द्वारा की गई है। अब जो इसमें जो सेकंड फेज का है उसमें जो जन जागरूकता है उसको ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि जिस तरह से युवा कहीं ना कहीं नशे की लत में फंस जाते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे पैडलर्स हैं उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को साकार करने की दिशा में नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ चीसी के कड़े निर्देशों पर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत काठगोदाम पुलिस ने एक नशा तस्कर को भारी मात्रा में स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी लाल कुआं, दीपशिखा अग्रवाल के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष काठगोदाम विमल मिश्रा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने दिनांक 6 जनवरी 2024 को काठगोदाम क्षेत्र में कुंवरपुर गौलापुल बाईपास रोड के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल संख्या UK 18R 6945 को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें सवार व्यक्ति के कब्जे से 275 ग्राम स्मैग बरामद की गई है। पुलिस ने मौके पर ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना काठगोदाम में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी राज्य सरकार और डीजी साहब और आईजी मैडम की तरफ से लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश हमें प्राप्त होते रहते हैं। उसी क्रम में एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, जहां पे थाना काठगोदाम के अंतर्गत हम लोगों ने एक नशे की बड़ी केप 275 ग्राम्स स्मैक हम लोगों ने बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 82 लाख रुपए है। और उसमें हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के दौरान कुछ जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर हम लोग इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और ये अभियुक्त जो है इसका आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी ये नशे के कारोबार में एक बार जेल जा चुका है पिथौरागढ़ जनपद से। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।